नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है और मैदान के साथ ही पहाड़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्स्य पालकों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड सम्मानित करेगा। कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफरी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हों, लेकिन बीजेपी पर जुबानी हमला करने में वो जरा भी पीछे नहीं है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हैं। गणेश सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, प्रमुख सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो, डीजीपी के साथ फोटो। फिर लोक सेवा आयोग को पेपर दिए तो भाजपा का मंडल उड़के का मंडलाध्यक्ष उसमें पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। अंकिता की हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता। आमतौर पर बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो, उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में पहले पायदान पर हो। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली और लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पालीता न लगा दे, ये भी एक सोचने वाला पहलू है। दरअसल बीते रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नाराज रहे और मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा है कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने उर्दू शिक्षक का सामान्य शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानांतरण कर दिया, जिससे स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों पर संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उपखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर उप शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी ने बताया कि प्रधानाध्यापक के पत्र को दिशा निर्देशों के लिए अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन किया जाएगा। मेरा रुद्रपुर से ट्रांसफर हुआ था तो हमें ऑप्शन दिया गया कि 3 स्कूल आप कोई भी चुन लीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो उसमें 3 स्कूल का चुनाव किया गया था। इसके बाद मुझे इस्लाम नगर मिला था, तो मैंने अपने यहाँ मैडम को रुद्रपुर खंड शिक्षा अधिकारी में, मैं उर्दू टीचर हूँ, जिस जगह आप मुझे भेज रहे हो क्या वहाँ उर्दू के बच्चे होंगे, मुझे उर्दू पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मैडम ने मेरे से कहा कि अब कोई उर्दू टीचर नहीं है, आपका सामान्य में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये पारस्परिक स्थानांतरण है, उर्दू अध्यापक का स्थानांतरण हुआ है
जो टीचर का हक होता है, और उसमें वहाँ कुछ गांव के लोग जो है इसके संबंध में आपत्ति उठा रहे हैं। प्रधान भी आपत्ति उठा रहे हैं कि उर्दू का अध्यापक है, यहाँ उर्दू का अध्यापक चला जाएगा तो वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह की बात वहाँ उठ रही है। अब इसके संबंध में हर टीचर का एक अधिकार होता है। उसने भी किया था, अप्लाई किया था, और यहाँ से तो सभी फार्म जो है हम लोग के स्तर से भेज दिए जाते हैं, और उर्दू अध्यापक का फार्म भी भेजा गया था। उसमें लिखा भी गया था कि उर्दू का अध्यापक है, और उसके बाद से हम लोग बस यहाँ से भेजते हैं। बाकी काम जिले स्तर का है। ऐसा कुछ नहीं है क्या? कुछ समय पहले जब फार्म विज्ञप्ति निकली थी पारस्परिक ट्रांसफर की, तो खान जी ने आगे क्या था, बोले भाई मास्टर यहाँ उधर जाना चाहता हूँ सर करे, तो जो भी रिलेशन होगा उनका जैसा भी, नहीं देख लो आप, ऐसे ऐसे उर्दू शिक्षकों सामान्य वाले हैं, देख लो हो सकता है, बोले वो अधिकारियों का मामला है, आप फॉरवर्ड कर दो। फिर अगर सही होगा तो पास हो जाएगा, नहीं सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फार्म फॉरवर्ड कर दिया, ठीक हो गया। वो चले गए, फार्म ब्लॉक में चला गया, अब ब्लॉक से जाके फिर वो सीधे जिले में गया होगा। यहाँ हमारी इस्लाम नगर में लगभग 200 से प्लस बच्चे, 210, जिसमें से 196 बच्चे मुस्लिम हैं, और ये उर्दू टीचर यहाँ चले जाते हैं, तो इनमें जो है इनकी शिक्षा की जो है कमी आएगी। इसमें सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि मान लो इनके ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरा उर्दू शिक्षक दे दिया जाए। कल को जो है इनके जो उर्दू की जो है पढ़ने में दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। नहीं हुई है, मैं तो आज नॉलेज में बात आई है, मैं कि बाहर गया हुआ था, तो अब जो है इस बारे में तो हम तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से यही करेंगे, कोई ना कोई उर्दू शिक्षक यहाँ तैनाती कर दी जाए, ताकि बच्चों का। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। तो वहीं काशीपुर में पंथ पार्क का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है, उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ, और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया, जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशा नोटियाल ने अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामना की। आशा नोटियाल का कहना है कि वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ, और अभी ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे।
प्रत्याशी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं और अब मतदान वाले दिन भी सभी प्रत्याशियों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। सभी का कहना है कि वो ही इस बार जीत का सेहरा बांधेंगे। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाखरो पर्यटक जोन अगले हफ्ते तक एडवांस बुक है। केटीआर के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के पर्यटक जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और पर्यटक तभी से एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। हमारे पास लगभग प्रत्येक दिन की है 25-26 तारीख तक की बुकिंग अभी तक आज जा रही है। भले ही संख्या अभी कम है, यहाँ आप जानते हैं कि 13 जिप्सियां चलती हैं, अभी 6 जिप्सियों का प्रत्येक दिन का है। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस केदारनाथ में 2 साल में कैसे कार्य करेगी। कांग्रेस नेता मनोज रावत एक अनुभवी नेता के साथ साथ एक अनुभवी पत्रकार भी हैं। देखिए, जो हमने कैंडिडेट दिए हैं मनोज रावत जी के एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। जब भी वो विधानसभा में थे उन्होंने उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे उठाए, केदारनाथ से जुड़े मुद्दे उठाए। जिस तरह से भाजपा की सरकार जिसको पुष्कर सिंह धामी जी लीड कर रहे हैं, जो वहां केदारनाथ में हो रहा है उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज बनने जा रहे हैं, विधानसभा में बनने जा रहे हैं, विधानसभा के बाहर बनने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कार्य भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समीक्षा बैठक की, लेकिन बैठक में सचिव उपस्थित नहीं रहे, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को फटकार तो लगाई ही, इसके साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि ये बीजेपी का सिर्फ जुमला है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को शराब में झोंक दिया है। बेरोजगारी दर उत्तराखंड में अपने चरम पर है, लेकिन उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, जुमलेबाजी करने में कोई हर्ष है नहीं। और पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने जुमलेबाजी देखी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। मंडी से BTC मेंबर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक नाला था, ये जो है हमारा, ये बिल्कुल खेत वालों ने बिल्कुल बंद करे थे। मतलब तो हमारे श्री जोशी जी हैं, हिंदू हृदय समाज, मतलब पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, हमने उनको इस सारे मामले से अवगत कराया। उसके बाद में उन्होंने जो है तत्परता से SSP महोदय उधम सिंह नगर DM महोदय को अवगत कराया। उसके बाद उनके आदेशानुसार यहाँ पर SDM महोदय। मंदिर है, मंदिर पे जाने का कोई परमानेंट रास्ता नहीं है। आपसी में लोगों के खेत हैं, उनकी सहमति से यहाँ पे समय समय पर जब आयोजन होते हैं या पूजा पाठ करने होता है तो लोग उसी रास्ते से जाते हैं। और एक नाला भी है, उसको भी अतिक्रमण है, तो उसकी पैमाइश करा दी गई है। और एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इस पे जो है टीम लगाई गई है और जल्द से जल्द इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक रास्ता परमानेंट जो है यूज होगा लोगों को आने जाने के लिए। भगवानपुर ग्राम में चामुंडा मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। वहाँ एक नाले का रास्ता है, उसके किनारे किनारे मंदिर पर जाते थे, लेकिन वहाँ कुछ बोले पड़े हुए तो उनको कुछ लोगों ने उखाड़ दिया था, जो सरासर गलत था। उसके विषय में रवि कश्यप भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल के मंत्री हैं।
मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है। बता दें कि बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे जमीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियां अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा जमीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड मान्यता प्राप्त प्रबंधकीय विद्यालय एसोसिएशन द्वारा 29 और 30 नवंबर को ऋषिकेश में क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए किसान यूनियन के प्रवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और इसके बड़े स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के अंदर नशा छात्रों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण एसोसिएशन की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को मैदान में लाकर उनमें खेल की भावना जागृत करें, ताकि उन्हें नशे के मार्ग से हटाया जा सके। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं, जो यहाँ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं, प्रबंधकीय स्कूल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, उसके अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, राजीव कपिलाल जी, हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में आए। हम समाज को नशा मुक्ति के लिए निर्माण कर रहे हैं। एक अच्छा ऐसा समाज हो जो नशा मुक्त हो और कक्षा 8 तक के बच्चों को खेल के माध्यम से नशे से दूर किया जा, उन्हें पसीना बहाने की आदत गिरी जा। तो किसान यूनियन और जो हमारे स्कूल एसोसिएशन है, उत्तराखंड के लोक और न्याय देवता गोलजियों की संदेश यात्रा प्रदेश भर में चल रही है। गोलजियों संदेश यात्रा का अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 4 नवंबर से चंपावत के गौरल चौड़ मंदिर में शुरू हुई यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सैकड़ों स्थानों पर होकर अल्मोड़ा पहुंची। साल 2022 से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य न्यायकारी लोक देवता गोलजियों के गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के सैकड़ों मंदिरों को गोलजियों सर्किट के तौर पर विकसित करना है। यात्रा आयोजकों का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं को सांस्कृतिक तौर पर एकता के सूत्र में बढ़ने के लिए इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। तो 2024 को चंपावत से तो मैं नहीं कहा ऊपर कर लो, 15 अप्रैल 2022 को यात्रा निकली थी, जो 2200 किलोमीटर की थी, जिसमें गढ़वाल के 3 क्षेत्र थे। इस बार वर्तमान में जो गढ़वाल के क्षेत्र रहे थे, उसमें 21 को हमने चिन्हित किया था जहाँ यह यात्रा जानी थी। और जब गढ़वाल क्षेत्र में ये यात्रा गई थी, कुमाऊं का देवता आ रहा है करके वहाँ पर जो भव्य स्वागत हुआ है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 80 से ऊपर स्थानों पर वो यात्रा गई, जो बिना योजना की थी। तो इस यात्रा का संदेश यही है कि ये देवभूमि है जहाँ साक्षात देवी देवताओं का वास है। हाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।